शेयर भी किया है, तो आप उसमें से इसको ले सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं एज यू वांट। तो इसमें आप ये कह लें कि हमारे पास जो है, जब हमने बात की थी लिविंग सेल की, ठीक है, तो अभी मैं जो आपसे पहले सेक्शन को पढ़ा रही थी तो मैं उनको यही बात बता रही थी कि जब आप लोगों की 8 बजे क्लास यहाँ, आपका जो सीनियर थे जैसे उनकी 8 बजे क्लास यहाँ होती थी ना, तो उनके मैं ब्रेकफास्ट की भी अटेंडेंस लेती होती थी कि कौन कौन बच्चा जो है वो ब्रेकफास्ट करके आया हुआ है। क्योंकि नॉर्मली आप हमारे ना कल्चर में आप ये कह लें कि ये चीज़ है कि जैसे ब्रेकफास्ट ना, अगर आपने पूरा पराठा, अंडा या नान, चने या हलवा पूरी या ये सारा कुछ नहीं ना खाना, तो इसका मतलब है कि नाश्ता हुआ ही नहीं। तो नाश्ता डजंट मीट के एज सच हैवी थिंग्स जो है ना, आप यानी ये जो बिल्कुल एम्प्टी स्टमक है ना, इट्स रियली अ बैड हैबिट। अगर आप अपने, अब आप देख सकते हैं कि लिविंग जो है ना बॉडी, लिविंग सेल जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लिविंग सेल जो है उसको हाइड्रेशन चाहिए, वाटर कंटेंट्स उसके लिए, फिर उसके बाद आप ये कह लें जो मिनरल्स हमें चाहिए, प्रोटीन्स हैं हमारे उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड के, इस सारी कॉम्पोजिशन में जो जो भी मिनरल्स, जो जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हमने सारे अपने फूड से ही देने हैं ना, ठीक है। प्लांट्स जो हैं वो भी एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से, वाटर से, उसके बाद वो अपनी फूड जो है वो मटेरियल खुद प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आप ये कह लें कि अगर हम 2 खजूरें और 1 कप दूध ही ले लेते हैं ना, या एक स्लाइस ले लेते हैं, या आप जो है वो 2 बिस्किट भी इवन अगर आप ले लेते हैं, तो आप ये कह लें कि आपका नाश्ता जो है वो हो जाता है। इट डजंट मीन कि आप एज सच हैवी एक जो है ना वो मील लें तो ही आपका ब्रेकफास्ट वो होगा। तो आप ये कह लें कि ये अपनी हैबिट बनाएं, ये आपको इसका बेनिफिट में अभी आपको, यानी आप ये कह लें कि अभी आप सरवाइव तो कर जाएंगे, ठीक है, आप एनर्जेटिक हैं, आप यंग हैं, आपकी बॉडी जो है वो भी यानी डैमेज की तरफ नहीं है। तो अब लेकिन एक टाइम के बाद अगर आप देखें तो उसके बाद सर्वाइवल जो है वो मुश्किल होता जाता है, ठीक है। और ये मेनली आपको मैं ये कहूँ कि हमारी कल्चर में जो अब ये इतनी हमारी जो एवरेज एज है वो भी इतनी जो लिमिटेड हो गई है, वो इसी वजह से है कि हमारी हैबिट्स जो हैं वो बहुत ही डैमेजिंग है एक तरह से लिविंग सेल्स के लिए। अभी मैं यही बता रही थी कि कल वर्ल्ड साइंस डे था, तो यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी से में अरेंज किया गया था ऑनलाइन ही वेबिनार, और उसमें आप ये कह लें कि 80 मेरा हाल है 80+ में वो साइंटिस्ट होंगे, प्रोफेसर, जिन्होंने कल लेक्चर दिया। तो आप ये देखें कि अगर इतने एज में भी वो बिल्कुल एक्टिव और हर चीज को अंडरस्टैंड करके हमें जो है वो टीचिंग्स कर रहे हैं, तो उनकी यकीनन ईटिंग हैबिट्स में बैलेंस होगा, ठीक है, जो वो इनपुट दे रहे हैं ना अपनी बॉडी को। आपको मैं कहूँ, चले वो तो एक प्रोफेसर हैं, या इस तरह से आप अपने इर्द गिर्द भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपकी कम्युनिटी में, आपके मोहल्ले में, या आपके इर्द गिर्द फैमिली में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसके लिए कहते होंगे जी 60+, 70 या 80, इवन सम केसेस में 90 भी मैंने सुना कि 90+ है लेकिन उन्हें कोई इशू नहीं है, हेल्थ इशू, और वो हर चीज को बिल्कुल सही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये कह लें कि हमारे यहाँ पे इर्द गिर्द जो ओबेसिटी जैसे जो फैल रही है, डायबिटीज, इसकी वजह से भी जो डैमेज है, तो 50+ में भी बाज़-औक़ात आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जो बिल्कुल ऐसे लेथार्जिक से थके हुए और इनएक्टिव सी लाइफ गुजार रहे हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो ये जो 2 ग्रुप्स हैं ना, जो कम एज में भी इतने इनएक्टिव हैं और जो इतनी ज्यादा एज में एक्टिव हैं, तो मेनली आप ये देखेंगे कि उन्होंने अपनी ईटिंग हैबिट से, यानी जो एनर्जी की कंजम्पशन है, जो इनपुट है और आउटपुट है, उसको बैलेंस किया हुआ है। तो उसमें आप ये कह लें कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को मेंटेन करें। तो मेनली आप ये कह लें कि ब्रेकफास्ट वाला मैं आपको बता रही हूँ कि हम बिल्कुल एम्प्टी स्टमक हम 12 बजे तक घूम लेंगे, लेकिन हम जो है वो ये हैबिट नहीं वो करते, और वो आपके लिए डैमेजिंग है। यानी आप ये कह लें कि 30 ईयर्स आप गुजार लेंगे, उसके बाद वो सारा आउटकम आपको जो है ना वो वापस मिलना शुरू हो जाता है 35 तक मैक्सिमम जो है, अगर आप अपनी अच्छी हैबिट्स अपनी बॉडी पर इन्वेस्ट नहीं करते ना। ये आपकी इन्वेस्टमेंट ही है ना, जितना अच्छी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उतना ही अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा।
तो अब आप ये कह लें कि हम एनर्जी के रेफरेंस से बात करें तो जो भी लिविंग बॉडी में एनर्जी का सिस्टम चलता है वो आपके लिए बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। ठीक है, इसमें हम एनर्जी की स्टडी करते हैं लिविंग सिस्टम में। ठीक है, लिविंग सिस्टम जो है डेफिनेटली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। फिर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट एंड एनिमल दैट यूटिलाइज देम, यानी जनरली जो है हमारे पास लिविंग बॉडीज में माइक्रोब्स हैं ओवरऑल, यानी जब ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं इसमें सारे आ जाएंगे, स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर सिंगल सेल से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स तक। ठीक है, तो इसमें आप ये कह लें कि हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं कि आपके पास एनर्जी की स्टडी है। एनर्जी की स्टडी के रेफरेंस से अगर आप देखें तो हमारे पास एनर्जी जो है वो हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए। ठीक है, अब ह्यूमन जो है वो प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, रॉक्स जो आपके पास हैं यानी एनवायरनमेंट में जो आपके पास नॉन लिविंग है उससे भी लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो टाइप्स हैं उसमें मेनली काइनेटिक है और पोटेंशियल है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास मूवमेंट की एनर्जी है, वेव्स की फॉर्म में ये हमें हमारे पास होती है। हीट और लाइट हम उसकी एग्जांपल्स जो है वो दे सकते हैं, यानी जब आपकी बॉडी मूव कर रही है तो वो एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रही है। और इवन सम टाइम जिस केस में जैसे विंड के ये मिल आपको नजर आ रही है तो ये मूव करती है तो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसके बाद आप ये कह लें कि हमारे पास जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल में आप ये देख सकते हैं यानी जो पोजीशन की एनर्जी है, जो बॉन्डिंग की एनर्जी है। आप ही देख लेंगे अगर आप कोई हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, आप बटर के साथ जो है वो स्लाइस ले लें या इस तरह से, तो वो आपको काफी देर तक आपको फील नहीं होगा, हंग्री फीलिंग जो है भूख आपको महसूस नहीं होगी उस तरह से। लेकिन अगर आप बहुत ही लाइटर सा लेते हैं जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स ले लें या सिंपल यानी कोई भी ऐसी चीज ले लें जो कि जल्दी हजम हो जाती है यानी जिसमें एनर्जी जो है वो लेस है, तो आप ये कह लें कि आपको जल्दी जो है वो भूख महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो इस यानी जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो मेनली पोजीशन की एनर्जी है, केमिकल बॉन्ड्स की एनर्जी है। फिर आप ये कह लें कि एनर्जी जब आपके पास रिएक्शन में हम देखें तो हमारे पास मेनली हम इसको कंसीडर करेंगे कि कोई भी रिएक्शन होगा तो वो एनर्जी या तो कंज्यूम करेगा या प्रोड्यूस करेगा। उसमें आप कह लें कि हमारे पास जो कंज्यूम करेगा एंडो से ये है एंडर, एंडो होता है कि इंटरनली जो है ना, तो एंडरगोनिक रिएक्शन वो होंगे जिनको एनर्जी चाहिए है। ठीक है, नेट इनपुट उनको चाहिए एनर्जी का, तब ही वो जो एनर्जी जो है वो आपके पास जो है वो यानी एनर्जी कंज्यूम होगी तो वो प्रोसेस होगा, अदरवाइज वो प्रोसेस नहीं होगा। इसमें मैंने एग्जांपल यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की ही दी है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो रिएक्शन जिससे प्लांट्स जो है, मैंने आपसे कहा था कि प्लांट्स विल नेवर गो फॉर द टू बाय एनीथिंग फॉर इटसेल्फ, जैसे ह्यूमन है या एनिमल अपने मूव करके जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं दे हैव टू बी ऑन द सेम प्लेस फ्रॉम बर्थ टिल डेथ जो है ना। तो इसमें आप ये कह लें कि हमारे पास जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये रिएक्शन करते हैं लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में। अब आप ये कह लें कि आप अगर जहां पर भी बैठे हुए हैं वहां पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, हम अपनी ब्रीदिंग में एक्सहेल करते हैं। वाटर वेपर्स भी होंगे, जैसे ह्यूमिडिटी आप इवन वेदर ऐप में देख सकते हैं जी इतने % आज ह्यूमिडिटी है हमारे यहाँ पर, जहां जहां पर भी आप लोग हैं। तो उसमें आप ये देख लें कि आपके पास आप अगर बाहर हल्की धूप है, आप धूप एंजॉय करते हुए लेक्चर ले रहे हैं, तो भी आप ये कह लें कि आपके पास ये तीनों चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और लाइट एनर्जी भी है। इवन देन आप ये कह लें कि हमारे पास कभी भी ये नहीं हुआ कि ग्लूकोज के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाए। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं ये रिएक्शन होता। आपके पास ये इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। तो आप ये कह लें कि अनटिल अनलेस के हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता तो आपके पास ये रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होगा, लाइट एनर्जी से एनर्जी कंज्यूम होगी,
फोटॉन्स जो है वो एनर्जी का, लाइट एनर्जी का यूनिट है। तो आप ये कह लें जो हमारे पास कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसमें आप ये कह लें कि हमारे पास जो अगर आप फॉर्मूला ही देख रहे हैं तो भी आपको ये अंदाजा हो रहा है कि आपके पास जो ग्लूकोज है इट्स एन हाई एनर्जी कंपाउंड एज कंपेयर टू द रॉ मटेरियल जो यहाँ पर यूज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। तो इसमें आप ये देख लें कि हमारे पास यानी जनरली जो एंडरगोनिक रिएक्शंस हैं, एंडरगोनिक रिएक्शंस में हमारे पास एनर्जी ने कंज्यूम होना है, रिएक्शन होना है उस एनर्जी की प्रेजेंस में, और आपके पास एक हायर एनर्जी कंपाउंड आएगा। एक्सरगोनिक में अगर आप देखें तो एक्सो से यानी जो आउटर के लिए यूज होता है, तो एक्सरगोनिक से आपके पास एनर्जी जो है आप रिलीज कर सकते हैं, रिलीज होती है। और एनर्जी की रिलीज हम इसी तरह देख सकते हैं जैसे हमारी बॉडी में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने आप लोगों को जैसे स्टार्ट में भी कहा था कि लिविंग सेल की रिक्वायरमेंट है, इसको आपने ब्रीदिंग से मिक्स नहीं करना। ब्रीदिंग जो है वो सिंपल इनहेलिंग और एक्सहेलिंग है। तो इसमें आप ये कह लें कि जो आपके पास एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस हैं उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन द बेस्ट वन है एज एन एग्जांपल। तो उसमें आप ये कह लें कि हमारे पास जो कंपाउंड है ग्लूकोज का वो ऑक्सीडाइज होता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा ऑक्सीजन और ग्लूकोज के रिएक्शन से हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की है, यानी अदर वे राउंड जैसे हमने जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखा था, इसमें कोई लाइट एनर्जी या कोई भी कंजम्पशन नहीं होगी बल्कि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। हमारी बॉडी में जैसे हम जो करेंसी है ना एनर्जी की वो एटीपी है। जैसे हम अपने लिए करेंसी यूज करते हैं ना रुपीज की, हम सारी एक्सचेंज जो है वो रुपीज की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये कह लें कि हमारे पास जो है वो जो हमारी बॉडी में एनर्जी की सारी एक्सचेंज है वो एटीपी की फॉर्म में है। तो आप ये कह लें कि ये आपने याद रखना है कि हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी है या प्लांट बॉडी है, उसमें रेस्पिरेशन जो है वो इसी तरह होगी, ऑक्सीजन ही कंज्यूम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जी प्लांट्स जो है वो अदर वे राउंड सांस लेते हैं, तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है ना, उस फोटोसिंथेसिस में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहे हैं, लेकिन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो उनका बिल्कुल सेम है, यानी एक प्रोसेस में वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे प्रोसेस में वो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। एक प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे, दूसरे प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आपने कभी भी मिक्स नहीं करना। फोटोसिंथेसिस इज समथिंग एल्स, यानी वो स्पेसिफाइड है प्लांट्स के लिए। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है प्लांट्स में वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारा है। हाँ, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे फूड मटेरियल में ऑक्सीडाइज करती है ग्लूकोज को और उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है अलॉन्ग विद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें आप ये कह लें कि हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आपके पास जो भी रिएक्शन होगा वो आपके पास एक्सरगोनिक हो या एंडरगोनिक हो, आपकी बॉडी एनर्जी कंज्यूम कर रही है या आपकी बॉडी एनर्जी रिलीज कर रही है, रिएक्शन जो भी सेलुलर लेवल पर हो रहे हैं, उन सारे रिएक्शंस को ओवरऑल जो एक्टिविटीज यानी जो सेल की हैं ओवरऑल उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं। इनको हम दो कैटेगरीज में करते हैं कैटेगोरिकली, एनाबॉलिक पाथवेज और कैटाबॉलिक पाथवेज। एनाबॉलिक अगर हम कहेंगे तो एनाबॉलिक में हमारे पास क्या होगा कि एनर्जी कंज्यूम होगी, ठीक है। कंज्यूम हो रही है तो हम इसको एंडरगोनिक भी कह सकते हैं। तो इसमें ये जो कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम द सिंपलर कंपाउंड्स। इसमें अगेन आपके पास यही आपको एग्जांपल दी है, लेकिन आपने यहाँ पर क्लोरोफिल ऐड करना है अपने पास, ठीक है। इस रिएक्शन को कभी भी क्लोरोफिल के बगैर नहीं लिखना, ठीक है। तो इसमें आप ये कह लें कि ये जो एनाबॉलिक पाथवे है कि सिंपलेस्ट कंपाउंड्स हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं।
फिर आप ये कह लें जो कैटाबॉलिक पाथवे है, कैटाबॉलिक में आपके पास जो हायर एनर्जी कंपाउंड्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, दैट मीन्स के एक्सोगोनिक रिएक्शन है, और सिंपलर कंपाउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आप ये कह लें कि हमारे पास जैसे एग्जांपल अगेन रेस्पिरेशन की ही है कि आपके पास ये हाई एनर्जी कंपाउंड है जो है वो ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीडेशन से, और स्मॉलेस्ट जो सिंपलर यानी कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे अलोंग विद द एटीपी। एटीपी मैंने आपसे कहा ना कि आपके पास एनर्जी की करेंसी है, एनर्जी जहां कंज्यूम होनी है वहां पे भी एटीपी यूटिलाइज होंगे, जहां प्रोड्यूस होनी है वहां पर एटीपी प्रोड्यूस होंगे। तो एटीपी का हमें पता होना चाहिए, डेफिनेटली हमारी बॉडी इसको यूज कर रही है कि इसमें ए जो है वो एडेनिन है, नाइट्रोजन कंपाउंड है तो नाइट्रोजिनस बेस हम इसको कहते हैं, राइबोज है जो कि आपके पास 5 कार्बन शुगर है, और इसी तरह आप ये कह लें कि फॉस्फेट ग्रुप है जिसकी 3 यानी 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। एडेनिन ट्राई 3 के लिए होता है ना, एडेनिन ट्राई फॉस्फेट। नाम में हम राइबोज को जो है वो नाम उसका नहीं लेते, लेकिन ये स्पेसिफिकली लिंक्ड है एडेनिन और ट्राइफॉस्फेट में। ठीक है, इसमें आप ये कह लें कि हमारे पास जो 3 फॉस्फेट्स हैं, ये 3 फॉस्फेट्स जो हैं ये जब एटीपी ने एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। आपके पास एक सिंगल फॉस्फेट प्रोड्यूस हो जाएगा और उस सिंगल फॉस्फेट के साथ हमारे पास जो एडेनिन डाई फॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके पास एटीपी है, हाइड्रोलाइज होता है, हाइड्रोलिसिस से यानी वाटर के एडिशन से एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा और 2 फॉस्फेट के एडेनिन डाई फॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। इसके बाद आप ये कह लें सम टाइम फर्दर भी रिएक्शन हो जाता है कि एडीपी जो है वो भी रिएक्ट करे और वो एएमपी यानी एडेनिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और एक फॉस्फेट और भी रिलीज हो जाता है। अब आप ये कह लें कि इन्हीं रिएक्शंस के रेफरेंस से अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में हमारे पास जो एनर्जी की प्रोडक्शन है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू है। फोटो लाइट यानी फोटॉन्स, हमने कहा कि लाइट के पैकेट्स जो हैं वो हमें यूज करने हैं, यूनिट्स हैं उसके, और सिंथेसिस जो है वो प्रोडक्शन के रेफरेंस से आ जाता है। तो अब अगर हमें एनर्जी के रेफरेंस से देखें तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस है। रॉ मटेरियल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, अलॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन लाइट एनर्जी के साथ आपने हमेशा क्लोरोफिल को ऐड करना है। ये मैं इसलिए नहीं लिखती कि स्टूडेंट्स जो हैं जब ऐड आपको मैं कह रही हूँ ना कि आपने करना है तो आपने फिर इसके ये सही अपनी इक्वेशन लिखनी है, अदरवाइज जो है वो फर्स्ट मैंने आपको दे दी है, फर्स्ट जो हमने एंडरगोनिक में पढ़ी है वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आप खुद ऐड करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो याद रहे। जब आपने ये रिएक्शन लिखना है हमेशा आपने इसको कंप्लीट लिखना है अलोंग विद द क्लोरोफिल। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की बेटा जब हम बात करते हैं तो हमारे पास प्लांट्स में स्पेसिफिक रीजन्स हैं जो कि ग्रीन है। ठीक है, वो जो ग्रीन रीजन्स हैं हमारे वो लीव्स हैं। ठीक है, लीव्स में आप ये कह लें हमारे पास, मैंने आपसे कहा था कि प्लांट्स में या एनिमल्स में ऐसा होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है। अगर हम उस परफॉर्मेंस पे जाएं, उस ग्रुपिंग पे जाएं सॉरी, तो जो सेल्स हमारे पास जनरली हम उनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं वो ही फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ठीक है, मेसोफिल टिश्यूज बना लेते हैं ये सेल्स मिलके। अब ये स्पेसिफिकली हमारे पास हमने ऑर्गेनेल्स में पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल होगा, और आप ये कह लें कि ये मेन रिएक्शन ही सारा गैसेस का है, वाटर वेपर्स का है। तो हमें एक्सचेंज के लिए स्पेसिफिक, यानी मैंने आपसे कहा ना अगर प्लांट ने एक ही जगह पे सारी अपनी लाइफ सरवाइव करनी है तो वो उसी तरह से इक्विप्ड है। ठीक है, तो उस इक्विपमेंट में अगर आप देखें तो हमारे पास जो
यहाँ लीफ के लेवल पर हमें एक अरेंजमेंट मिलती है, वो स्टोमेटा की है। स्टोमेटा जो है वो स्मॉलेस्ट पोर्स हैं, ठीक है, पोर्स हैं जो कि कवरिंग, क्यूटिकल हमने देखा था कि आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग में जो वाटर और गैसेस के एक्सचेंज के लिए यूज होती है, ठीक है। स्टोमेटा सिंगल और स्टोमा जो है वो प्लूरल के लिए यूज हो जाता है। तो उसमें आप ये कह लें कि हमारे पास जो ऑर्गेनल है जहां पे फोटोसिंथेसिस होनी है, स्पेसिफाइड ऑर्गेनल है जो प्लांट को दिया गया है, ठीक है। तो उसमें आप ये कह लें कि हम ये बात देखते हैं कि ये जो आपके पास फोटोसिंथेसिस में जो आप ये कहते हैं कि हमारे पास क्लोरोफिल भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपको डायग्राम ड्रॉ करनी आनी चाहिए। हमने कहा था कि ऑर्गेनल्स हमारे पास मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। ये मेम्ब्रेन आपको डबल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें स्मॉल ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये थैलेकॉइड इनको हम कहते हैं। थैलेकॉइड जो है वो मैनी थैलेकॉइड जो है वो मिलके एक ग्रैनम बना देते हैं, ठीक है। ये ग्रैनम जो है वो आप ये कह लें कि ये जहां पर प्रेजेंट है वहां पर एक जेली लाइक सा फ्लूइड है, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो आपको ये लेबल करने जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आप ये कह लें कि हमारे पास ये जो प्लांट्स हमें जो ग्रीन नजर आते हैं, जस्ट मूवमेंट बेटा। ठीक है जी। तो बेटा अब इसमें हम जो नेक्स्ट ये करेंगे कि हमारे पास जो ग्रीन कलर नजर आता है, जो हम ये बात कर रहे हैं कि ग्रीन कलर जो प्लांट्स का है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो आप ये कह लें कि हम अब ये देखते हैं कि हमारे पास जो लाइट है वो इम्पोर्टेंट है इस सारे फंक्शन के लिए, फोटोसिंथेसिस के। और उसमें आप ये कह लें कि हम ये बात देखते हैं कि हमारे पास जो ये स्पेक्ट्रम है हमारे पास वो 7 कलर्स का है। अब आप ये देखें तो हमें एक बात तो ये कि हमें ये 7 कलर्स नजर नहीं आते, ठीक है। अगर ये 7 कलर्स की राइट है तो हमें हर चीज जो है वो रेनबो कलर्स में ही नजर आनी चाहिए, हमें अपना आप भी रेनबो कलर्स में ही नजर आना चाहिए। तो उस सारे में अगर आप ये देखें तो हमारे पास ये इस तरह से नजर नहीं आता, ठीक है। तो उसमें आप ये कह लें कि हम ये बात देखते हैं कि एक ये कि अगर हमें ये 7 कलर्स में है तो ये सारी चीजें इन 7 कलर्स में ही नजर आनी चाहिए थी, लेकिन हमें तो हंड्रेड्स ऑफ कलर्स नजर आते हैं, यानी इनके शेड्स भी हमें नजर आते हैं, लाइटर शेड्स भी नजर आते हैं, डार्कर शेड्स भी नजर आते हैं। तो आप ये कह लें कि अगर हम ये देखें कि हमें कोई भी चीज एक कलर में कैसे नजर आती है, यानी प्लांट्स अगर हैं तो वो हमें ग्रीन कलर में ही क्यों नजर आते हैं, जबकि हमारे पास जो विजिबल लाइट है वो डिफरेंट कलर्स की है, यानी 380 या 400 से मेनली रेंज है इसकी 700 या 750 तक जो है
यहाँ पर ये दिए हुए जो लो वेवलेंथ की होती हैं, जैसे ये गैमा रेज हैं या एक्स रेज या यूवी रेज हैं, ये आपके पास इनकी पेनिट्रेशन मटेरियल में ज्यादा होती है। जब मटेरियल में ज्यादा होगी तो आप ये कह लें कि हमारे पास क्या होता है कि ये जो ये इनका डैमेजिंग इफेक्ट होता है। और आप ये कह लें जो हायर वेवलेंथ की है, इंफ्रारेड है या रेडियो वेव्स हैं, ये माइक्रोवेव्स हम यूज करते हैं, तो ये लॉन्गर आप ये कह लें कि इनका यूज जो है वो भी हार्मफुल हो सकता है, अदरवाइज ये कोई बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होती। फिर आप ये कह लें कि ये जैसे आपको नजर आ रहा है बर्ड, अगर रेड कलर का नजर आता है तो इसमें होता है, इस पर भी तो सनलाइट 7 कलर्स की ही पड़ रही है ना, तो जो कलर्स ये एब्जॉर्ब कर लेगा वो हमें नजर नहीं आएंगे, जो कलर ये रिफ्लेक्ट करेगा वो हमें नजर आएंगे। ठीक है, तो उसमें आप ये कह लें कि हमारे पास जो है वो सनलाइट में से जो प्लांट्स हैं वो मेनली ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, और बाकी जो सारे कलर्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनमें मेनली ये आपको स्ट्रक्चर वही वाला रिपीट हुआ है कि कैसे ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ओवरऑल आपके पास जो फोटोसिंथेसिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लोरोप्लास्ट के पास है, और ये मेनली जो है वो जो सनलाइट आएगी उसमें से ये कलर्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और ग्रीन कलर जो रिफ्लेक्ट होगा वही हमें नजर आएगा। अब जो एब्जॉर्ब हुआ है ना, दैट मीन्स कि वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद आप ये कह लें कि हमारे पास जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें अगर आप ये देखें तो हमारे पास थिलिकॉइड मेम्ब्रेन है। थिलिकॉइड मेम्ब्रेन्स जो हैं उसमें हमारे पास क्लोरोफिल लोकेटेड है। ठीक है, क्लोरोफिल को मैग्नीशियम चाहिए, इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैग्नीशियम के बगैर जो है वो नहीं रह सकता। फिर आप ये कह लें कि हमारे पास जो क्लोरोफिल का पिगमेंट है, हार्वेस्ट एनर्जी फोटॉन्स बाय अब्सॉर्बिंग द सर्टेन वेवलेंथ। ठीक है ना, मैंने आपसे कहा ना कि स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट है जो कि ये एब्जॉर्ब करेगा, उसकी रेंज मेनली, यानी जो आप ये कह लें कि ये बाकी भी जो येलो कलर बीच में आ रहा है, जो आपके पास बाकी पर्पलिश जो कलर आ रहे हैं वो सारे के सारे ये एब्जॉर्ब करेगा। ग्रीन लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, लेकिन जो मेन आप ये कह लें कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं वो ये ब्लू कलर और रेड कलर करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सनलाइट में अब आप ये देखें तो टाइम के साथ साथ हमारी सनलाइट भी उतनी शार्प नहीं है एज कंपेयर टू, अगर हम तो जैसे जैसे लाइट की शार्पनेस जो है वो रिड्यूस होगी ना, उसी तरह से फोटोसिंथेसिस का रेट भी इफेक्ट होता है। ठीक है, और इसी तरह से आप ये कह लें कि लाइट की जो क्वालिटी होती है, यानी जो वेवलेंथ जैसे जो स्पेसिफिक हमें चाहिए, आप ये कह लें हम लैब लेवल पर जब ये ग्रोथ रूम्स में हम प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उस ग्रोथ में भी आप ये कह लें कि हम ये बात देखते हैं कि जो लाइट हम प्रोवाइड करते हैं ना, ये ट्यूब लाइट्स लगाकर या इस तरह से एनर्जी के फोटॉन्स पूरे करने के लिए जो लाइट के हैं, तो उसमें भी आप कह लें कि हम इस चीज को फिर ध्यान रखते हैं कि हमारे पास ये इतने फोटॉन्स कंप्लीट हो जाए या नहीं होते हैं या नहीं होते, या जो भी सारा मॉनिटर करना पड़ता है। तो यानी सन लाइट जो है वो हमेशा तो नहीं वो होगी ना, यानी सन लाइट के रेफरेंस से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लाइट एनर्जी जो है उसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो सकती है, और लाइट की जितनी क्वालिटी और इंटेंसिटी होगी उसी रेफरेंस से फोटोसिंथेसिस का रेट होगा। ठीक है, तो आप ये कह लें कि ग्रीन कलर जो है वो लाइट में से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो आप ये कह लें जो रिफ्लेक्शन होता है वो अमूमन एग्जैक्ट कलर्स का नहीं होता ना, अगर तो ये 7 कलर का ही होता तो हमें 7 ही नजर आने थे। जब आप ये कह लें जो ब्लैक कलर है ये सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जो व्हाइट कलर है वो सारों को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हमें जो जितनी ज्यादा रिफ्लेक्शन होती है उतना लाइटर कलर जो है वो हमें नजर आएगा, जितनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगी उतना ही हमें डार्कर कलर जो है वो नजर आएगा। तो उस रेफरेंस से ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब होता है और मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ ही रिफ्लेक्ट होता है। आप प्लांट्स के रेफरेंस हम कह रहे हैं ग्रीन कलर, अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको ग्रीन कलर में भी रेंज नजर आती है ना, लाइटर कलर से लेके डार्कर कलर तक जो है वो प्लांट्स में भी प्रेजेंट है। तो उस सारे में अगर आप ये देखें तो हमारे पास जो है वो हमें पता यही
चलता है कि हमारे पास जो है ये मिक्सचर है जो अवेलेबल है वेवलेंथ्स का, और मिक्सचर ही हम जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और मिक्सचर ही जो वेवलेंथ्स का वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है जी, आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। और जो एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी वो मैं आपके अब एक स्टूडेंट ने शेयर किया है मुझसे, वो मैं आपके हैंडआउट्स जो है वो शेयर भी आपको कर देती हूँ। जो मैंने आपसे कहा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बायो की बुक में, वो आपका जो है जो टेबल एक दिया हुआ है ना वो इंक्लूडेड है। फिर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप जो आज का लेक्चर है ये भी आपको अवेलेबल है, इसको भी आप पढ़ लें। नेक्स्ट क्लास में हम इनको पहले डिटेल से डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट मूव करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन होती है तो वो हम सॉल्व कर लेंगे। जी मोहम्मद मुबीन 992 पूछे बेटा। मैंने ये पूछना था कि लाइटर जो कलर्स होते हैं वो कम क्यों अब्जॉर्ब करते हैं कलर्स को, और वो डार्कर क्यों ज्यादा करते हैं? बेटा जो हर केमिकल है ना उसकी अपनी एबिलिटी है। जैसे क्लोरोफिल के लिए हमने स्पेसिफाई कर दिया कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, और बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसी तरह से जो भी हमें कलर्स नजर आ रहे हैं ना, हर केमिकल की एक अपनी एबिलिटी है, इनबिल्ट एबिलिटी, तो वो उसी रेफरेंस से एब्जॉर्बेंस और रिफ्लेक्शन करते हैं। जी इरफान अली 1045। मैम जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज बनाने के लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है, तो जब हम इसका बैक रिएक्शन करते हैं तो किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती? मतलब वो तो अभी ये सिंपलेस्ट आप ये कह लें कि मैंने आपको वो दिया है। जो ये वाला प्रोसेस है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेसिफिक एंजाइमेटिक मशीनरी प्रेजेंट है जो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगी। आपको पता ही है कि हर रिएक्शन, अगर आप ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में चले जाएं तो आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती हैं इसमें, और उसमें वो हर स्टेप पर एक एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में ही ये सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। यानी ये एग्जैक्ट इस तरह से एकदम से सारा रिएक्शन हो नहीं जाता जैसे मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट अगर आप फिजियोलॉजी का कोर्स पढ़ेंगे जब, तो उसमें आप ये डिटेल्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे कि हर स्टेप पर यानी ये सारे हमारे पास फोटो सिस्टम्स भी दो प्रेजेंट हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन जब वाटर की होती है, ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, वो सारा का सारा जो है वो प्रोसेस इसी तरह से कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो उसमें आप ये कह लें कि हर स्टेप पे हमें कैटलिस्ट चाहिए। जी थैंक्स मैम। जी एनीवन एल्स कोई क्वेश्चन मैम ना? इकोनॉमी का लिंक आ गया मैम क्लास का। ठीक है, क्या अभी टाइम तो नहीं ना हुआ? 9:40 तक आपकी क्लास है। यस मैम अभी टाइम नहीं होगा, अभी टाइम है। हाँ जी, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो जी बेटा। स्टोमा क्या होता है? मैम वो एटीपी और एडीपी के बारे में बता दें, इसकी एब्रीविएशन। ठीक है, अभी पहले किसने स्टोमेटा का पूछा है बेटा? स्टोमेटा और स्टोमा सिर्फ सिंगुलर प्लूरल के लिए ये एक ही चीज है। और एटीपी बेटा जो सिंपल हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है ना एटीपी का, यानी उसमें आप ये कह लें कि हमारे पास जो ए डीपी है वो डाई से है। डाई मींस के टू फॉस्फेट है तो डाई फॉस्फेट है, और 3 है तो ट्राई फॉस्फेट है। इवन फर्दर अगर रिएक्शन होता है तो फिर वो आपके पास जो है वो मोनोफॉस्फेट प्रोड्यूस हो जाता है। तो सिंपल जब फर्स्ट हाइड्रोलिसिस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो एक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है, ठीक है, और डाई फॉस्फेट एडीपी हमारे पास रह जाता है। ठीक हो गया मैम। जी मैम ये मैम वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? मैम हाँ जी बोले बेटा। मैम
मैम मैम जब एक पत्ता सूख जाता है उसका कलर चेंज होता है मैम, क्या उसमें वो प्रोसेस खत्म हो जाता है इस वजह से वो उसका कलर चेंज होता है, उसका क्या मैम सिस्टम है? हाँ जी बेटा, जब आपके पास जो क्लोरोफिल है ना, अगर आप इवन ये भी देख सकते हैं कि अगर आप किसी जगह पर गंदुम आप लगाते हैं ना, तो हर जगह पर गंदुम के भी आप ये कह लें कि एक ही जैसे कलर्स हमें नजर नहीं आते। अगर आपको सिंपल में कहूँ कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का आप सबको पता ही होगा, तो अगर हम ये फर्टिलाइजर भी हमारे पास बैलेंस नहीं है ना, तो आपके पास जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है। जहाँ पे डेफिशिएंसी होगी वहाँ पे येलोइश लीफ होगी, यानी ऑप्टिमम क्लोरोफिल नहीं होगी। तो जब जो ड्राइनेस शुरू हो जाती है ना लीव्स की, जैसे आप ये कह लें अगर बैक्टीरियल अटैक हो जाए या फंगल अटैक हो जाए, आप इवन ये कहते हैं, आप यस लोगों को मैम। पता होगा कि बड़े हमेशा हमें मना करते हैं ना कि चलते फिरते पौधों को डैमेज मत करें, पत्ते मत उसके नोचते हुए फिरें, क्योंकि जहां से हम डैमेज करते हैं वहां से ड्राई होना शुरू हो जाता है ना। ठीक है, तो उस ड्राइनेस का यही रीजन होता है कि एक तो प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करता है ना, क्योंकि डैमेज पार्ट से बैक्टीरिया फंगस ये वायरसेस जो हैं ये अटैक करते हैं। बैक्टीरिया जहां जहां अटैक करता है वहां वहां पे क्लोरोफिल जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करें तो आपको ये बात नजर आएगी कि आपके पास जो है वो प्लांट्स लीव्स में स्मॉलर स्पॉट्स से बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यस मैम। जब आप प्रोसेस को सिर्फ परफेक्ट होता है तो आपके पास जो है वो उसमें जब कलर आपके पास इफेक्ट होता है तो आप उसको क्लोरोसिस कहते हैं, यानी क्लोरोफिल का डैमेज होना। ठीक है, जब आपके पास जो है यस वो मैम। सेल की डेथ भी शुरू हो जाती है ना, यानी सेल जो ड्राई होना शुरू यस हो जाते हैं, मैम। उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यस मैम। क्लोरोसिस और यस मैम। नेक्रोसिस जो है वो ये स्टार्ट होता है, और उसके बाद आप ये कि जब पूरा प्लांट जो है वो या लीफ जो है पहले ड्राई होने शुरू होते हैं, फिर प्लांट जो है वो ड्राई हो जाता है, तो वो इसी रेफरेंस है कि क्लोरोफिल अवेलेबल ही नहीं होता, क्लोरोफिल डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो उसमें यस आप ये मैम। कहते हैं कि उस डैमेज की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाता है और डेफिनेटली उसमें ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। यस मैम। एक्सक्यूज मैम। जी जीशान। मैम वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस अबाउट द प्लांट है ये, तो क्या आंसर इसका मुझे? बेटा लीव्स में, वहां पे साथ ही लीव्स भी बने हुए हैं कि प्लांट्स में कहाँ पर होगी कि स्पेसिफिक, मैंने आप मुझे लगता है लेक्चर में बाद में आए हैं कि आपके पास जो लीव्स हैं वो स्पेसिफिक ऑर्गन है प्लांट का, जहां पर आपके पास जो है वो ये प्रोसेस सारा का सारा होगा। उस लीव्स को स्पेसिफिकली इक्विप किया गया है, यानी उसको अवेलेबल है स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज के पोर्स और मीजोफिल सेल्स, यानी मीजोफिल टिश्यूज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फोटोसिंथेसिस की, जहां पर आपके पास ये सारी मशीनरी अरेंज्ड है। ये देख लें आप, या आप अगर ये देख लें कि आपके पास ये सारा जो अवेलेबल है, यानी ये डिफरेंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं क्लोरोप्लास्ट के, ये जो थिलिकॉइड है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और इनर एंड ये सारे जो इंटरनल आपको लिक्विड होता है फ्लूइड टाइप वो स्ट्रोमा होता है। ये सारी सारी मशीनरी उसमें काम करती है। साल के बारे में बता दें जरा। किस चीज का? मीजोफिल सेल। हाँ जी बेटा, मीजोफिल सेल्स मैंने आपसे कहा कि स्पेसिफिक प्लांट सेल्स जो के फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं उनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं। ओवरऑल जो ग्रुप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होता है उसको टिश्यू कहते हैं, मीजोफिल टिश्यूज। मैम इम्प्रीजनेटेड का क्या मतलब है? बेटा इम्प्रेग्नेटेड जो होता है ये होता है कि जैसे जो प्लास्ट हैं वो फोटोसिंथेसिस का जो पिगमेंट है ना वो उसमें प्रेजेंट है, एम्बेडेड है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। मैम कैरोटीनॉइड्स का बता दें। बेटा ये क्लोरोफिल के साथ आपको मैंने कहा ना कि क्लोरोफिल भी हमेशा, अब आपने कई दफा ये देखा होगा जब ये प्लांट जो है वो कई आपको बिल्कुल रेडिश कलर के जो है वो लीव्स नजर आते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स में।
रेडिश लीव्स भी नजर आते हैं आपको। तो आपके पास जो पिगमेंट्स है ना, पिगमेंट्स में हमारे पास क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स जो है, जैसे गाजर आपको रेड कलर नजर आ रही है, वो कैरोटीनॉइड्स की वजह से है, ठीक है। उन कंपाउंड्स को, कलर कंपाउंड्स को कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। तो आप ये कह लें कि इसी रेंज की वजह से जो है ना, कलर्स की रेंज की, पिगमेंट्स की रेंज की वजह से हमें जो डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, यानी ग्रीन कलर भी हमें सारा का सारा एक ही यानी शेड का नजर नहीं आता, डिफरेंट शेड्स नजर आते हैं। तो इस शेड जो हमें नजर आ रहा होता है प्लांट का, उसमें कैरोटीनॉइड्स भी अपना रोल प्ले करते हैं जी। 1127। हाँ जी उमर, आपने हैंड रेज किया है। मैम थाइरोकाइड का बता दें। बेटा थैलेकॉइड मैंने आपसे कहा ना कि सिंपल ये जो स्ट्रक्चर है, जो स्टैक्स हैं, इनको थैलेकॉइड कहते हैं। और पिगमेंट्स क्या हैं? पिगमेंट्स जो कलर्स आपके पास हैं, कलर कंपाउंड्स को पिगमेंट्स कहते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, तो हम ये नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। इसको अच्छी तरह से पढ़ लें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।